सबसे पहला स्टार्टअप, सबसे पहले बताओ मुझे रेरा क्या होता है। ये 25 मिनट में ना 20-25 मिनट में मैं तुमको पूरा रजिस्टर बता दूँगा, ठीक है। इसके अलावा ना मेरे हिसाब से तुमको 90% नॉलेज आ जाएगा, 10% तुम ऊपर नीचे छूट गया रहेगा तो छूट गया रहेगा, क्योंकि 90% तुम समझ जाओगे। रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बेसिकली ना आपको ना एक ना नंबर मिलता है कि आपका ये प्रोजेक्ट सही जगह पे है, सही लोकेशन में है, आप सही बना रहे हो। मतलब ये अभी अभी लॉन्च हुआ था रहेगा, ज़्यादा नहीं 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ है। उसके पहले पीएमसी अपना अलग करता था, सब लोग अपना अलग करते थे, बट बिल्डर लोग बहुत घपला कर लगे थे। कोई बिल्डिंग में कुछ बढ़ा के दे रहा है, कोई कुछ छोटा कर देता है। तो वो सब ना हो करके अपने एक रेरा करके निकाले कि सही बिल्डर काम करे और सही लोगों को टाइम पे पोजीशन मिल जाए। पोजीशन नहीं मिला तो उसका पेनल्टी होती है जो रेरा की तरफ से लगती है। तो रेरा मतलब एक नंबर होता है, एक अपने को रेरा नंबर दिया जाता है। हाँ, रेरा नंबर मतलब एक नंबर जिसको आदमी रेरा की वेबसाइट पर डाल के बिल्डर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रेरा की वेबसाइट है, उस पर आप जाओ, बिल्डर का वो जो रेरा नंबर है वो डालो, सर्च करो तुमको क्या देखना है, उस लैंड के बारे में क्या देखना है, सब सारे डॉक्यूमेंट आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर आउट? अब ये इतनी सी चीज़ है, इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। प्लिंथ क्या होता है? जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है ना तो ज़मीन में जो पाइल्स जो डालते हैं ना, जब वो ऊपर तक आ जाता है ना तो उसको प्लिंथ बोलते हैं। प्लिंथ बोलते हैं सर, प्लिंथ का काम हो चुका है। प्लिंथ का काम मतलब कि नीचे का पार्ट पूरा ज़मीन तक हो चुका है, समझे? प्लिंथ। बेसमेंट। पोडियम, पोडियम क्या होता है? अब ये सब हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो इसको बोलते हैं पोडियम। इस पर एमेनिटीज हो सकती है, उस पर कोई पार्किंग स्पेस रख सकता है, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना रखते हैं। अभी अपनी कमीशन वाली बिल्डिंग में क्या उसमें पोडियम है नहीं, पोडियम है नहीं। पोडियम मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। पोडियम हो गया, ठीक है। इतना एक्साइटेड हो गया ना, 25 मिनट पर रजिस्टर समझ में आ गया, ठीक है। अब सीसी क्या होता है? कमिशनमेंट सर्टिफिकेट। कमिशनमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो ना तो आपको ना गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि मैं ये बिल्डिंग ऐसे से बना रहा हूँ, इसका सीसी है। सीसी मतलब कमिशनमेंट सर्टिफिकेट। उसमें आपको एक बिल्डिंग की एक होती है एफएसआई। एफएसआई मतलब क्या होती है ना, लोग बोलते हैं 2.5 की एफएसआई है, 2 की एफएसआई है। मैं एक और सीसी के साथ में एफएसआई में समझाता हूँ। समझो आपकी ज़मीन है 100 मीटर की, ठीक है, और आपको आपके लोकेशन पे अगर बोला है कि आपको 2.5 का एफएसआई है, 2.5 मतलब 2.5 हो गया ना, तो आप 100 यहाँ पर लग जाना, 100 इंटू 2.5 करोगे, कितना हो गया? 250 हो गया ना। 100 इंटू 2.5 हो गया 250। तो आप यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। 100 फीट का फ्लैट है तो आपको 250 बना सकते हो। 100 मीटर का है तो आप 100 मीटर को 100 तो उसमें कन्वर्ट करो और आप इतने स्क्वायर फीट का माल बना सकते हो,
मतलब जितना भी आपका ज़मीन है उसका 2.5 गुना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। वरना लोग क्या करेंगे, छोटा सा जगह है उसी में ऊपर 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 करके लोग 50 माला बना देंगे, कुछ भी कर सकते हो ना लोग, और वो बिकेगा भी। तो उसको जो मेंटेन रखने के लिए उतना बोला जाता है, तो बोलते हैं FSI। अब FSI बोला है तो अभी तुमको तो पता चल गया कि मैं 2500 मीटर का मैट मेरे पास आ गया है। मेरी एग्जाम्पल के तौर पर एक एक्चुअल एग्जाम्पल देखो, 400 मीटर का प्लॉट है, ठीक है। अब 400 मीटर मतलब कितना स्क्वायर फीट हुआ? 400 मीटर मतलब कितना स्क्वायर फीट हुआ? क्या चेक करो। तो 400 मीटर मतलब जितना भी उसका स्क्वायर फीट होता है वो स्क्वायर फीट का 2.5 गुना बिल्डर कारपेट बना सकता है, ठीक है। उसका 2.5 गुना बिल्डर कारपेट बना सकता है, मतलब बना सकता है उतना। तो उसका जो 2.5 गुना जो बनाता है वो FSI में यूज होता है। तो CC में क्या होता है, CC में क्या होता है कि आपको ना वो 2.5 गुना कैसे बनाना है। आपको 1 BHK सब बनाना है, ये सब आपको 2 BHK बनाना है, ये सब आपको 4 BHK बनाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। तो वो जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आप ऐसे ऐसे लेआउट बनाओगे, तो वो लेआउट आपको मतलब अभी ऐसे बिल्डिंग में आप ये कहाँ पे डालोगे, बिल्डिंग में पाइप कहाँ पे डालोगे, बिल्डिंग में चेम्बर कैसा होगा, बिल्डिंग में पानी का कैसा क्या सीन है, मतलब पानी का पाइप वगैरह कैसे क्या रहेगा, सब चीज़ें जो है डक्ट आप कहाँ बनाओगे। तो वो सब CC आप एक प्लान देते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वो प्लान चेक करता है, तो बोलता है ठीक है आपका ये प्लान सही है, तो उस प्लान पे आपकी गवर्नमेंट CC देता है, कमिश्नर सर्टिफिकेट। फिर वो CC लेके जाके एक कॉपी आप रेरा वाले को देते हो, और रेरा वाला फिर वो CC का कॉपी चेक करता है कि सब सही है क्या, आपके लैंड डॉक्यूमेंट चेक करता है कि सब सही है क्या, और फिर आपको वो रेरा सर्टिफिकेट देता है। इस तरह से एक बिल्डिंग का बेसिक काम स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? इतना डीप में कोई नहीं बताता, ध्यान रखना ये बात। CC के लिए बेसिकली बिल्डर को एक सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। अमाउंट मतलब एक मोटा मोटा पकड़ लो कि डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है XYZ, उसमें हम लोगों ने 6 करोड़ दिया CC के लिए, ठीक है। तो CC के लिए गवर्नमेंट को उतना अमाउंट देना पड़ता है। नहीं मतलब टोटल प्रोजेक्ट का कुछ परसेंट नहीं करता, टोटल प्रोजेक्ट का परसेंट नहीं होता है, वो बेसिकली एक अपना इस पे होता है, क्या बोलते हैं, लेआउट पे होता है कि आप इतना बना रहे हो तो आपको इसके हिसाब से इतना आपको CC के लिए पैसा देना है। हाँ, और ऐसा भी होता है कि रिवाइज CC मिलती है, एक और टर्म है रिवाइज। जैसे कि कोई बिल्डिंग है जिसको CC सिर्फ 7 माले तक मिला, बट बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने बोला कि भाई गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है रिवाइज CC लेने के लिए, मतलब FSI और बढ़ा के लेगा वो। तो जब FSI बढ़ा के लेगा तो वो जहाँ पे 9 माला बना रहा था वहाँ पे 12 माला बना देगा, गवर्नमेंट को उसका पेमेंट कर देगा। ऐसे ही होता है ना। ऐसे एग्जांपल कोई बिल्डिंग है जो बहुत 50 साल पहले बनी है, अब वो बिल्डिंग में क्या छोटे छोटे घर है, छोटे 3-3 माले की बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग टूट के इतना बड़ा टावर जब बनता है तो बंदा FSI उसको बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पैसे देके आप FSI ज़्यादा के ले सकते हो, गवर्नमेंट लीगली ले सकते हो। जहाँ पे 2.5 का FSI है वहाँ पे आप 3.5 तक का ले सकते हो, ठीक है। और अब क्या होता है जब FSI आ जाता है, पता है अपने को क्या है, तो CC के लिए लगता है। तो ये जो चीज़ है, अब मैं समझो कि CC के लिए लगता है, तो क्या करते हैं कुछ बिल्डर, हमारे बिल्डर यहाँ पर कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ बिल्डर क्या करते हैं कि अपने कुछ फ्लैट को डाउन पेमेंट में निकाल देते हैं। जो बोलते हैं ना डाउन पेमेंट जो एक टर्म आया है ना, इसी की वजह से आता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब भाई अभी CC तो अभी रिवाइज CC के लिए भी पैसा लग रहा है, अब बिल्डर ने ऑलरेडी ज़मीन में पूरा पैसा डाला हुआ है। बिल्डर क्या बोलते हैं कि भाई CC के लिए मैं अपने कुछ फ्लैट को, जहाँ पे मेरे को फ्लैट का
70 लाख आ सकता था इन फ्यूचर, वो फ्लैट को मैं 40 लाख में दे देता हूँ। लेकिन आपको मेरे को वन टाइम में पेमेंट करना है। वन टाइम में पेमेंट किया तो 40 लाख में फ्लैट मिल गया उसको। इसमें फ्लैट वाले का फ़ायदा है, इसमें बिल्डर का भी फ़ायदा। बिल्डर जहाँ पे 7 माला बना सकता था उसने 10 माला खींच दिया। और सब फ्लैट नहीं, सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बिल्डर ओपन रखता है। ठीक है, डीपी हो गया। अब हाफ डीपी भी हो सकता है। हाफ डीपी मतलब कि किसी बंदे बोला भाई मेरे पास तू तो 40 लाख मांग रहा है, मेरे पास है सिर्फ 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें उसको हाफ डीपी या फिर थोड़ा बहुत कम करके उसको रेट जो भी है बढ़ा के एडजस्ट मार के उसको दे देंगे। पैसा भी तो वो भी मतलब फुल नहीं दे रहा है, तो उसको अपन डायरेक्ट 70 लाख को नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे भाई तो एक काम कर, तू 55 में ले ले, 60 में ले ले, उसी को 10 लाख कम कर दो सर, ऐसा इसलिए हमें चलता है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी ओसी क्या होता है? अभी इसमें बिल्डिंग बनना चालू हो गई, प्लिंथ का काम। प्लिंथ क्या होता है समझ गए आप? प्लिंथ मतलब ये नीचे का अंदर का जो पूरा काम होता है बिल्डिंग में, ये प्लिंथ होता है। ये कमर्शियल शॉप्स होती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपका पोडियम होता है। ये आपका जो ये होता है, ये पार्किंग होती है आपकी। अब पार्किंग के 4 टाइप है। एक होती है कवर्ड पार्किंग, एक होती है कवर्ड पार्किंग। कवर्ड पार्किंग मतलब सिंपल, जिसके ऊपर शेड हो। अब बिल्डिंग में कैसा होता है, बिल्डिंग में आप एंटर किए तो कभी कभी क्या होता है कि साइड का पूरा खुला होता है, बट वहाँ पे भी किसी किसी के पार्किंग का नंबर लिखा होता है। फिर वो होता है ओपन पार्किंग, जिसके ऊपर शेड होता है वो होता है कवर पार्किंग। ठीक है, एक होता है स्टैक पार्किंग, मतलब ऐसा होता है बिल्डिंग में आपने देखा होगा, एक कार निकलती है फिर दूसरी कार नीचे निकलती है, ये होता है स्टैक पार्किंग, समझे? और एक होता है मैकेनिकल पार्किंग, मतलब आप बिल्डिंग में कार जाके आपने रख दिया, कार अपनी उठ के अपनी स्पेस से चली जाती है, और जो कार आपने दबाया वो कार स्पेस से बाहर आ जाती है। ये मैकेनिकल मतलब पार्किंग के टाइप से। लोग पार्किंग मतलब क्या, गाड़ी तो खड़ी करनी है, तो ये टाइप से पार्किंग है। समझ में आई बात? वेरी क्लियर। अब जब आप बनाना स्टार्ट करते हो तो ऐसे ऐसे आपकी बिल्डिंग तैयार होती है। जब तैयार होती है बिल्डिंग तो अब इसमें 3-4 चीज़ें होती है। अब बिल्डिंग जब तैयार होती है तो आर्किटेक्ट जो होता है, अभी यार आप क्या सलिया डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो वो चीज़ें इंजीनियर देखता है, बट इंजीनियर को अप्रूवल कि आपने एक स्लैब बनाया है आप दूसरा स्लैब बनाओ, ये अप्रूवल इंजीनियर को आर्किटेक्ट देता है। समझे? आर्किटेक्ट ने इसने प्लान बनाया है कि मैं बिल्डिंग ऐसी बनाने वाला हूँ, वो उसके अंदर ये मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, इतना इतना ये इसका स्ट्रेंथ रहेगा। अब किसी ने बोला कि मैं 10 किलो का सलिया यूज़ करूँगा, 10 मतलब मोटा सलिया यूज़ करूँगा, करके पतला सलिया, अब बिल्डिंग टूट के गिर गई, जिम्मेदारी किस पे आएगी? आर्किटेक्ट पे आएगी। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, हर एक स्लैब से पहले आके चेक करता है कि इसमें जो सलिया एग्जाम्पल जिसने सलिया ला के दिया उसने कोई कब्जा तो नहीं किया है, सारी चीज़ें सही से लगाइएगा। तो हर एक स्लैब पे आर्किटेक्ट चेक करता है। प्लिंथ डालने के टाइम पर आर्किटेक्ट चेक करता है कितना डीपी कूदा है, कितना डाल रहा है, क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, सब आर्किटेक्ट चेक करता है, वो अप्रूव करता है। सिविल इंजीनियर क्या करता है कि उसको बोलते हैं कि ठीक है चलो ये वो सब करने के लिए मजदूर उसको क्या क्या मतलब ये टोटल मटेरियल का स्ट्रेंथ वगैरह जो है सारी चीज़ें मतलब सही जगह पे सही चीज़ होनी चाहिए, वो सिविल इंजीनियर का काम होता है। आर्किटेक्ट का प्लानिंग का और सिविल इंजीनियर जो काम किया उसको चेक करने का काम आर्किटेक्ट का होता है। और फिर ये स्टेप ऐसे आगे बढ़ता है। बंद नहीं बना वीडियो चालू होना प्रॉब्लम, लेकिन आपने कट किया ना कॉल? नहीं कट नहीं हुआ, स्वाइप किया। कट कर देना, कोई भी कॉल आए कट कर देना, ठीक है? अभी ये हो गया तो फ्लो पूरी है यार। मैं कहाँ पे था? सिविल इंजीनियर। हाँ, तो अब जब सिविल इंजीनियर जब बनाना चालू करता है तो वो बिल्डिंग बनाता है, सही टाइप से बना दिया, तो जब बिल्डिंग सब बन गई तैयार हो गई, उसमें सब पेंट हो गया, सारी चीज़ें सही जगह पे लग गई, जो फिटिंग की बात की सारी फिटिंग हो गई, तब एक ऑफिसर आता है, वो चेक करता है, फाइल गवर्नमेंट में जाती है, तब उस बिल्डिंग को मिलता है ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तब उस बिल्डिंग को मिलता है ओसी, मतलब अब
लोग इस बिल्डिंग में रहने के लिए आ सकते हैं, वरना कुछ 19-20 हुआ लोग रहने आ गए, बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा। तो इसको ओसी मिलता है, समझे, ये पूरा प्रोसेस होता है ओसी का। अब इसमें 3-4 चीज़ें आपको आएगी सुनने के लिए, जैसे एग्जांपल जी प्लस कितना है आपका, तो जी मतलब होता है ग्राउंड, ग्राउंड प्लस, अभी ये कितना होगा जी प्लस, ये 13 है, ये कितना है नहीं, ये जी प्लस 14 है, 2 माले का इसमें 2 फ्लोर का पोडियम है, 2 फ्लोर का इसमें पोडियम दिया हुआ है। अब पोडियम पार्किंग लोग बोलते तो मतलब पोडियम के अंदर पार्किंग, समझे। ये तो ग्राउंड होगा ना। हाँ, ग्राउंड तो जमीन होगा ना, जमीन के ऊपर 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया, मतलब ग्राउंड को और ग्राउंड का वो ग्राउंड जो मतलब ऐसा भी देखो क्या होता है, कभी कभी घर जो होता है ना एकदम नीचे से भी स्टार्ट होता है, तो अपने एकदम नीचे वाले घर को क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर में घर होता है, ग्राउंड फ्लोर जी प्लस 13 का टावर है, लेकिन जी प्लस 15 का है, पर 2 फ्लोर का ये दिया हुआ है, तो पोडियम दिया हुआ है। तो थर्ड फ्लोर से आपका हैबिचुअल फ्लैट, इंग्लिश के कुछ कुछ टर्म्स यूज किया जाता है, हैबिचुअल फ्लैट आपका थर्ड फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रहने लायक फ्लैट जो है वो थर्ड फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेसिडेंस थर्ड फ्लोर से स्टार्टिंग है, रेसिडेंस ये क्या उसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल, जॉब्स को बोलते हैं कमर्शियल, ओके। अब नंबर ऑफ एमिनिटीज क्या क्या होती है, नंबर ऑफ एमिनिटीज मतलब इसमें आपका जिम आता है, इसमें आपका स्विमिंग पूल आता है, इसमें आपका क्लब हाउस आता है, इसमें आपका जॉगिंग ट्रैक आता है, इसमें आपका मतलब जो वॉलीबॉल कोर्ट गई। एमिनिटीज़ में क्या है, एमिनिटीज़ में भाई पार्किंग भी है हमारे पास, बहुत सारी बिल्डिंग जो चीज़ हम लोग दे रहे हैं एमिनिटीज़ में, एमिनिटीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एमिनिटीज़ में पावर बैकअप भी देते हैं, तो ये चीज़ें अपनी एमिनिटीज़ में आती है। पावर बैकअप मतलब क्या होता है, जैसे लिफ्ट जो होती है बिल्डिंग की, कभी बंद पड़ गई तो बहुत सारे बिल्डिंग क्या होता है, लिफ्ट बंद होकर नीचे ही हो गई, और जब बिल्डिंग में पावर बैकअप होता है लिफ्ट को ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, 2-3 दिन तक कर सकता है। तो पावर बैकअप वो भी एक काइंड ऑफ एमिनिटीज़ ही हुई ना। अभी आप गार्डन में खेल रहे हो वो भी एमिनिटीज़ है, आपने क्लब हाउस बनाया वो भी एमिनिटीज़ है, गजीबो क्या होता है वो भी एमिनिटीज़ है, ठीक है। गार्डन हो गया, क्लब हो गया, गजीबो, मतलब मोटा मोटा 42 टाइप्स ऑफ एमिनिटीज़ होती है। अब इसमें आता है आपका योगा रूम आता है, सोना आता है, आपका वॉचमैन का कैबिन भी आ जाता है, सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड सोसाइटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एमिनिटीज़ मतलब एमिनिटीज़ जो फ्लैट छोड़ के जो आपको चीज़ें मिल रही है, हाँ, जो मतलब जो आपको लाइफस्टाइल को थोड़ा बना रही है वो एमिनिटीज़ होती है। अब ये कवर पार्किंग समझ में आ गया आपको? चैनल पार्किंग और मैकेनिकल चैनल पार्किंग और मैकेनिकल मेरे को भी नहीं याद है क्या है, बट इतना मालूम है कि चैनल पार्किंग और मैकेनिकल पार्किंग मतलब एक जाती है तो दूसरी आती है, जो मैंने बोला ना वो ये स्टैक पार्किंग, उसको मैकेनिकल पार्किंग बोलते हैं। और चैनल पार्किंग मेरे हिसाब से शायद दोनों सेम ही है, शायद स्टैक पार्किंग हाँ वही है, पर एक बार चेक कर लेना। हाँ, मेन तो यार देखो ओपन होता है, कवर होता है और ये स्टैक पार्किंग होता है, वो 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना नहीं जाता है। अलॉटेड पार्किंग, अलॉटेड पार्किंग मतलब पार्किंग आपको अलॉट कर दी है, ठीक है। छज्जा क्या होता है, अब ये घर है, अब ये एग्जाम्पल इसके लिए जो एरिया है ये बैल्कनी है, ये प्रॉपर पूरा उस पर बनाया हुआ है, ये बैल्कनी है। छज्जा क्या होता है, छज्जा 2.5 फीट का होता है, बैल्कनी होती है वो 6, 4, 4.5, 5 फीट की होती है, इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, अपना हाथ से मतलब थोड़ा हाथ से घुमा सकते हैं। ये बैल्कनी अलग होता है, छज्जा अलग होता है।
तो छज्जा सब लोग देते हैं, बट बैल्कनी का चार्ज कटता है, बैल्कनी कारपेट में आ जाती है। ठीक है, पासवर्ड के 985 ठीक है। अब कस्टमर पूछते हैं कि सर आपने फिटिंग्स क्या क्या दिए, तो फिटिंग्स में क्या क्या आता है, जैगवार की फिटिंग, जैसे नल हो गया, टॉयलेट में सब जो फिटिंग्स हो रही है, नल वल हो गया, जो आपका ये जो आप कमोड हो गया, जो आप हैंड वॉश कर रहे हो जिसपे देखो जैगवार जैगवार ऐसे का लिखा रहता है। ठीक है, जैगवार की फिटिंग बोलते हैं। पॉली कैप के वायर बोल देते हैं। वायर मतलब वायर कौन से लगा रहे, कोई चालू कंपनी में लगाए जो घर मेरा चल जाए, तो पॉली कैप के वायर, जैगवार की फिटिंग, कजारिया के टाइल्स, उसके बाद में लाइट कौन सा यूज़ कर रहे हो, ल्यूमिनस के लाइट, ये सब आपकी फिटिंग्स में आती है। क्या था मतलब 9850 ठीक है। और एक पीट पार्किंग भी कुछ होती है, वो आप अपना चेक कर लेना नेट पे, पीट पार्किंग क्या होती है। पीट पार्किंग मतलब जो ज़मीन के अंदर पार्किंग होती है, अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग। ठीक है, पीट मतलब क्या होता है, जिसको कोई मर जाता है ना तो पिट में डालते हैं। पिट मतलब होता है कवर, अगर लैंग्वेज में हमने बोलो कवर की पार्किंग। कस्टमर में आपको कवर की पार्किंग नहीं है, पिट पार्किंग। ठीक है, डीपी समझ में आ गया। डाउन पेमेंट मतलब अभी किसी के पैसा चाहिए तो डाउन पेमेंट में कर दो, वन टाइम पेमेंट दे देता हूँ। अब देखो, अब ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब पैसा लेते तो गवर्नमेंट को दिखाते नहीं कि पैसा लिए। ठीक है, बहुत सारे बिल्डर ऐसा करते हैं। अभी तुम्हारा एक सीपी फर्म है, तुमको तो ये चीज़ मालूम ही होगा कि बहुत सारे बिल्डर ऐसा दिखाते कि बोलते ना कि हम पैसे नहीं ले सकते, बट वो क्या करते, वो एज अ लोन दिखाते। वो इतना नॉलेज रियल एस्टेट का कोई नहीं देगा। सामने वाला क्या करता है, एग्जाम्पल किसी 60-40 लाख रुपए दिया तो ये तो नहीं दिखाएगा कि मैंने उसको घर के थ्रू पैसा दिया। जब उसका सीसी नहीं आया, रहरा नहीं आया, तो पैसे क्या दिया। तो बिल्डर लोग क्या करते, कुछ लोग होते हैं अपना लोग नहीं करते, बट कुछ लोग ऐसा होते हैं बिल्डर लोग, वो क्या करते हैं कि 40 लाख रुपए वो लोग दिखाते हैं कि सामने ने मुझे लोन दिया है, तो बाद में दिखाते हैं मैं लोन पे नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपको लोन के ब्याज पर फ्लैट किया है। तो वही लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी 9% लो प्राइस, गवर्नमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल फीस, क्लब मेंबरशिप, सोसाइटी। अभी कमर्शियल क्या होता है, आपके पास कुछ कमर्शियल है क्या, शॉप होता है कमर्शियल में, वैसे ऑफिस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कमर्शियल ऑफिस। या देखो इसको बोलते हैं कमर्शियल ऑफिस, तो कमर्शियल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है, आपका टावर स्टैंड अलोन है क्या। स्टैंड अलोन मतलब नाम ही समझाते कि आपका क्या है, स्टैंड अलोन है या ये है कॉम्प्लेक्स है। स्टैंड अलोन मतलब जो बिल्डिंग अकेली खड़ी है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक दो तीन बिल्डिंग खड़ी है, 5 बिल्डिंग खड़ी है, एक से ज़्यादा विंग्स। लोधा कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तुम वीडियो इसमें देखो। ठीक है, तुम मेरे को मत देखो, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, तुम उसमें देखो, तो उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है, जो अकेले पड़ी। हाँ स्टैंड अलोन मतलब बार बार भूल रहा है मेरा, दो यहाँ पे बैठ रहा है तो मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, स्टैंड अलोन मतलब जो बिल्डिंग अकेली खड़ी है, कॉम्प्लेक्स मतलब 4-5 बिल्डिंग खड़ी है। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब चल रही है, उसका काम चालू है। ठीक है, नियर बाय पोजीशन मतलब पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन मतलब जब आपको घर की चाबी दे दी जाती है कि आपका ये घर बन गया है, उसको बोलते हैं पोजीशन। बट नियर बाय पोजीशन मतलब कि ऑलमोस्ट बिल्डिंग बन चुका है
बस उसका उसका ओसी आना बाकी है, या बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, 6 महीने में पोजीशन आएगा, नियर बाय पोजीशन है, तो आपको कस्टमर बोलेगा कि अरे मुझे रेडी बिल्डिंग चाहिए, 40 लाख में चाहिए, फुल टाइम में पेमेंट है। अब जिसका फ्लैट 70 लाख का बिल्डिंग में खड़ा है वो किसी को देगा क्या? 40 में नहीं देगा। उसको बोलना कि सर आपका ना बजट नहीं है, आपको मैं ना जो चीज़ दे रहा हूँ ना चुपचाप ले लो, वरना बाद में ना पछताओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कि 40 लाख में ताजमहल नहीं मिलता, जो बिल्डिंग आप देखने आए हो ना उसमें 80 लाख रुपये प्राइस है, लेकिन 1 टाइम में पे कर रहे हो उसमें आपको 40 में मिल रहा है। इतना आपको इन्वेस्टमेंट ना कभी लाइफ में डबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन में एग्री हो जाते हैं। फिर बोलने की सर बाजू में 80 लाख चालू है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 60 लाख रुपये मिल रहा है, तो वो एग्री हो जाते हैं। नियर बाय पोजीशन मतलब जिस पोजीशन एकदम पास में पोजीशन मतलब जो घर की चाबी हैंडओवर कर देते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट क्या होता है? हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं जो एक पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, तो ये पॉइंट एक पॉइंट है, ये आपको लिख के याद करना है। यही टर्म सामने वाला यूज़ करेगा घुमा के कि मेरे को बेनिफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट क्या होगा। तो बोलना है सर आप 40 लाख में डाउन पेमेंट में दोगे, कल का आपको वही फ्लैट 80 लाख में बिकेगा। 30 लाख रुपये आपने कितना कमा लिया, आप समझ रहे हो? इतना तो आदमी पूरे जीवन में नहीं कमा पाता है, ठीक है। रेडी रेकनर रेट क्या होता है? रेडी रेकनर रेट, ये मैं आपके बाद में आऊँगा। सिडको मतलब क्या होता है समझे? सिडको मतलब एक पूरा सिडको ने एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसमें पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, हर इंसान को अपना अपना प्लॉट सही से अलॉट करना, सही थोड़ा उसके पेपर्स वगैरह सही से रखना। सिडको टेंडर प्लॉट जो बोलते हैं, तो आदमी सिडको से अपना टेंडर डालता है 2 करोड़ रुपए का, तो उसको टेंडर मिलता है, तो वो टेंडर का बाद में पेमेंट करता है। सीसी का अलग होता है ना, डाउन पेमेंट में पैसा लेके, और डाउन पेमेंट में पैसा लेके फिर वो बिल्डिंग तैयार करता है। सिस्टम समझो, टेंडर डाला, टेंडर लग गया, 3 करोड़ में टेंडर डाला, अब उसको मार्केट से 100 करोड़ रुपए निकालने हैं। फ्लैट की कीमत उसका 1.5 करोड़ रुपए, बोलेगा भाई मैं फ्लैट दे रहा हूँ 70 लाख में। बहुत सारे बकरी आ गई जाल में, अब वही बकरी का सब पैसा ले लिया, अब वो पैसा जाके उसने गवर्नमेंट को दे दिया, सीसी आ गई, वही पैसे से फिर वो बिल्डिंग खड़ी करेगा, जेब से पैसे को डालना है। ठीक है। अभी रेडी रेकनर रेट क्या होता है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं 40 लाख बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ना एक रेट रखती है हर फ्लैट का कि उसके नीचे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इसमें मैं आता हूँ बाद में। हाँ, टीएमसी क्या होता है? एक होता है सिडको, एक होता है टीएमसी। सिडको मतलब सिडको का ज़मीन, टीएमसी मतलब पनवेल महानगर कॉरपोरेशन का ज़मीन, गाउठन मतलब जो गांव वालों को ज़मीन जो अलॉट किया गया वो। गाउठन में कोई रेट नहीं आता, टीएमसी में अच्छा आता है, सिडको में और अच्छा आता है। क्योंकि सिडको पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी सुविधा, रोड सब प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कोई डाउट इस जो मैं चीज़ें बोला उसमें कुछ? कोई भी डाउट नहीं ना, सब समझ में आ गया? अब बस अपने एक लास्ट इस पे आएंगे। लोडिंग क्या होती है? लोडिंग टीएमसी में जो लोडिंग होती है वो कम होती है, सिडको में जो लोडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो टीएमसी में लोडिंग मतलब एग्जांपल आपका 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, ये आपका बिल्डअप एरिया है। बिल्डअप एरिया मतलब कारपेट एरिया से लोग क्या करते हैं कि बाहर का सारा एरिया सब जोड़ देते हैं। बिल्डअप होता है, एक सुपर बिल्डअप होता है, एक कारपेट होता है, एक रेरा कारपेट होता है। तो इम्पोर्टेंट तो यही रहता है रेरा कारपेट, बाकी ये जो है ना कारपेट सब सुपर बिल्डअप
ये सब बिल्डर लोग के चोचले बोलेंगे कि आपको हम 350 स्क्वायर फीट का घर दे दें, मज़ा नहीं आएगा ना सर। हम आपको 550 स्क्वायर फीट का घर दे दें सुपर बिल्डर, और आपको रहने की जगह मिलेगी तो 350 में मिलेगी। तो सुपर बिल्डर लोग इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा दिखाए कि बड़ा है, ठीक है। अभी बिल्डअप एरिया में बेसिकली एक होता है लोडिंग, सिडको में जो लोडिंग होता है, अब बिल्डअप एरिया मतलब कोई भी आदमी कुछ भी नहीं बोल सकता, बिल्डअप एरिया एक बताना भी पड़ता है। मतलब ये जो रेरा कारपेट है ना, इसमें आप 45% कर लो तो आपको सिडको का बिल्डअप मिल जाएगा, और इसी में अगर 35% कर लो तो आपको रेरा का बिल्डअप मिल जाएगा। तो 1000 में हमने 45% किया तो 1350, ठीक है। अब ये सिडको और ये पीएमसी, ठीक है। अब बात मुझे बताओ कि 350 और 450 मतलब 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट का फ़र्क आ गया। मैंने तो 45 बोला, सिडको में और ज़्यादा भी लोडिंग लगती है, पीएमसी में 35, मैंने बस एवरेजली काउंट किया है, ठीक है। एक्चुअल लोडिंग जो लगती है वो मेरे हिसाब से सिडको में जो एक्चुअल लोडिंग लगती है वो लगती है 50% के आसपास, ठीक है। और पीएमसी में जो लोडिंग लगती है वो 32% के आसपास कुछ लगती है। तो मतलब समझो कितना फ़र्क हो गया लोडिंग से। क्या होगा ना, ये जो 100 स्क्वायर फीट ना, जो बिल्डर ने खाचा मारा ना 100 स्क्वायर फीट का, ये वो सिडको में मार सकता है, पीएमसी में नहीं मारता। तो पीएमसी में क्या होता है ना कि आपको घर बड़े मिलते हैं, बिल्डर आपके पास से पैसा 1350 स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहा है, लेकिन आपको घर दे रहा है 1000 स्क्वायर फीट। एक बिल्डर है जो पैसा ले रहा है 1450 स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन घर दे रहा है 1000 स्क्वायर फीट। तो 1350 कम है ना, तो मतलब आपको बड़ा घर मिल रहा है ना कम पैसों में। 1350 रुपये में आपको 1000 रुपये नहीं, आपको 1000 किलो टमाटर मिल रहा है, ठीक है। वही आपको 1350 में 1000 किलो टमाटर आपको पीएमसी में मिल रहा है, और 1450 में 1000 किलो टमाटर आपको सिडको में मिल रहा है। तो आप सेम टमाटर कहाँ पे लोगे? पीएमसी में लोगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मैटर कुछ नहीं करता, मेरे को तो टमाटर ज़्यादा चाहिए ना। वो 1450 रुपये में से 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है, बात घुमा के कर रहा है, लेकिन 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है। तो ये समझो ऐसे, ठीक है। लोडिंग समझ में आ गई, पीएमसी समझ में आ गया। पीएम और थाने साइड पे टीएमसी होता है, ठीक है। टीएमसी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट हो गया, रेडी रेगुलर रेट हो गया, नियर बाय पोजीशन, कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन मेंटेनेंस। 50% आप सीख गए हो, ठीक है। क्लैप हो जाता है, 50% सीख गए हो। अब रेडी रेगुलर मैंने नहीं बताया, नहीं, अब मैं तुमको सब चीज़ें बताता हूँ। अभी इनको लास्ट का 40% जो है ना वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। अब टैक्सेस जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं टैक्सेस में? स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जीएसटी। क्या क्या टैक्सेस है? स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ठीक है। एक होता है लीगल फीस, ठीक है। ये जो होता है ना ये इतना आपके गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके बताता हूँ। अभी एग्जांपल नहीं, ये एक्चुअल में है। अगर मैं एक कैलकुलेटर ओपन करूँ, 44
लाख का अगर मैं एग्रीमेंट वैल्यू करता हूँ, मतलब गवर्नमेंट को बताता हूँ कि मेरे घर की कीमत है 44 लाख रुपए, तो उसमें मेरे को जो टैक्स लगेगा। नहीं, उसमें मेरे को जो GST लगता है ना, वो मेरे को 1% लगता है। क्यों? क्योंकि 45 के ऊपर का के ऊपर जो आप जाते हो ना, मतलब 44 लाख अबव, 44 नहीं 45 लाख अबव आपको जो GST बन जाता है वो बन जाता है 5%। ठीक है। आपका जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो होता है 7 बराबर 7%। स्टैम्प ड्यूटी समझा, GST समझा। ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होता है ना, 30,000। वो 30,000 होता है, या फिर वो आपका 1% होता है। मैक्सिमम 30,000 या फिर 1%। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फ्लैट का एक सिर्फ है, आपका फ्लैट है 20 लाख का, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन लगेगा वो इसका लगेगा सिर्फ 20,000। समझे? जो भी वैल्यू है उसका आपको 1% लगता है। सर इसमें भी कुछ मतलब रिक्वायरमेंट नहीं था ना, 45 के नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं, एग्रीमेंट वैल्यू का 1%। या फिर एग्जांपल किसी ने बोला भाई मेरा एग्रीमेंट वैल्यू 2 करोड़ का है, नहीं। तो 2 करोड़ का एग्रीमेंट वैल्यू है, तब तो 1% ज़्यादा हो जाएगा ना, 1% ज़्यादा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो फिर ऐसा है टर्म, तो 30। 1% तब होता है जब 30,000 मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 1% होता है। इतना नॉलेज ना लिटरली ना नॉर्मल रियल एस्टेट वालों को नहीं होता है। हम लोग को एकदम इन डेप्थ नॉलेज में दे रहा हूँ विद द एक्सपर्ट गाइडेंस, तो इसको अच्छे से ले लेना। वीडियो को 5 बार देखना ताकि इसको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है। लीगल फीस जो होती है मोस्टली 10,000 होता है। ठीक है। अब गवर्नमेंट चार्जेस समझ में आया? स्टैम्प ड्यूटी 7% है, ये बदलती नहीं है, ये सब बदलता है। GST ये सब GST का खेल है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यार मैं कहीं पे मेरे को अगर सामने वाला बोला कि सर आपके घर का टोटल वैल्यू क्या है, इसमें देखो आप मतलब किसी सामने बोला आपके घर का टोटल वैल्यू क्या है, तो इसी में देखो। समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो ख़राब हो जाएगा अपना। किसी बोला आपका घर का वैल्यू क्या है, मैंने बोला कि घर का वैल्यू है 44 लाख, तो मैं उसको क्या कैलकुलेट करके बैठूँगा। इसमें आपको लगेगा 1% GST, 7% ये 30,000 ये लीगल फीस आपको लगेगा 10,000। मैं ये सब मगजमारी नहीं करता। मैं बोलता हूँ आपका लमसम जो लगेगा वो लगेगा इंटू 9% टैक्सेस, बस। कुछ मगजमारी नहीं करने का। एग्रीमेंट वैल्यू 44 लाख का ऊपर गया, 44 लाख के नीचे एग्रीमेंट वैल्यू है, 9% कर दिया। 44 लाख के ऊपर गया तो मैंने 12% कर दिया। अब मेरे को उसमें से करो 44 लाख इंटू 12%, 5 लाख का 44 लाख इंटू 9%, 4 लाख 5 लाख इंटू 9% करो 44 का 45 का 44 लाख का। समझ में आ रहा है ना? किसी का मैथ्स कमज़ोर नहीं है ना एकदम? सर देख के 4 लगा लाख रहे के हो? हाँ, 3 लाख 96 अगर 9% के हिसाब से 3,96,000, 1000 12% के हिसाब से सर 45 ऊपर जाएगा
करो ना 44 5 लाख lakh 28. 5,40,000. 5,40,000 तो सोचो कितना डिफरेंस जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, एग्जांपल अगर उनका फ्लैट अगर 60 लाख का भी है ना, तो लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट वैल्यू बोलते हैं उनको 44 लाख के नीचे रखना है, क्योंकि मेरा टैक्स 9% ही लगेगा मेरे को। आप समझ में आया? और बाकी के जो पेमेंट होता है वो लोग प्रीमियम में दे देते हैं। प्रीमियम मतलब समझ जाओ। तो कुछ बिल्डर ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते, कुछ बिल्डर ऐसा करते हैं। अब वो है, कुछ लोग हैं, क्या बोल सकते हैं, उनका अपना अपना है, कुछ बिल्डर ऐसा करते हैं। तो 3,96,000 9% के हिसाब से, 5,40,000 12% के हिसाब से, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है ना, ऑलमोस्ट आपका हो गया है, ठीक है। अभी इसमें ना कुछ चार्जेस ऐसा हम लोग बताते हैं, जैसे फ्लोर राइज। अब लोग बोलते हैं कि यार अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे ले रहे हैं 1 ही पैसा, 10th पे ले रहे 1 ही पैसा, तो फ्लोर राइज लगता है। जो कि एग्जांपल बिल्डअप एरिया था 1350 इंटू बोला 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको फ्लोर राइज लगेगा। तो 45 इंटू 1350 कितना हुआ? 60,750. कितना? 60,750. 600 60,750। तो ये आपको पर फ्लोर लगेगा। इसको कैलकुलेट ऐसा किया जाता है, फ्लोराइज मतलब ये आपका जो बिल्डअप एरिया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो आपको एक फ्लोर का फ्लोराइज आ जाएगा। सबका अपना अलग रहता है, कोई बोलता है हम फ्लोराइज फर्स्ट फ्लोर से लेंगे, कोई बोलता है हम फ्लोराइज 5th फ्लोर से लेंगे। अलग अलग ये प्राइस सेम रहता है 45. ये भी नहीं, ये भी अलग अलग रहता है। जैसे कारपेट एरिया अलग रहता है, वैसे ये प्राइस भी हर जगह पे अलग अलग रहता है, समझे। यहाँ का पकड़ लो, अभी अपन यहाँ पे 30 रुपीज़ लेते फ्लोर राइज। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 इंटू 830 कितना हो गया? 24,900। ये हम लोग पर फ्लोर लेंगे। कोई बोला मुझे 10th फ्लोर पे चाहिए, तो 24,900 इंटू 10th फ्लोर कितना हो गया? 2,49,000। इतना उसको लगेगा फ्लोर राइज। समझ में आया? क्लियर है? ये सिंपल है यार। मतलब बिल्डअप एरिया, जो फ्लैट का बिल्डअप एरिया है, उसको मल्टीप्लाई करने का, जो भी बिल्डर ने बोला रहेगा, मेरे को बिल्डर ने बोला मेरे को 40 रुपये फ्लोर राइज चाहिए, तो 40 से मल्टीप्लाई करो। बोला 50 चाहिए तो 50 से मल्टीप्लाई करो। डिपेंड करता है, ठीक है। अब लीगल फीस हो गया। क्लब चार्जेस क्या होते हैं? मतलब जो आपने क्लब हाउस बनाया है, वहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन, जो सारी एमिनिटीज़ आप दे रहे हो, तो उसके आप एक चार्जेस लेते हो सामने वाले को सब बना के देने के, तो वो क्लब हाउस चार्जेस होते हैं। ये वन टाइम रहता है। जैसे एग्जांपल बोला 1 लाख रुपए मैं सब कुछ बनाया, मैं 1 लाख रुपए सबसे क्लब का चार्जेस लूँगा, बिल्डर ने बोला, तो वन टाइम सबके पास से चार्ज उठा लेते पर फ्लैट ना सर? पर फ्लैट, ठीक है। वही वो क्लब मेंबरशिप, अपना जो क्लब हाउस जो सब बनाया है उसका चार्जेस रहता है। कंपल देखो मेन जो पार्ट रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि हम लोग को पर स्क्वायर फीट बिल्डर को हम लोग क्या दे रहे हैं। एग्जांपल हमने एक बिल्डर ने बोला कि मुझे 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे मुझे फ्लैट बेचना है। हम लोग 7,000 इंटू बिल्डअप एरिया करेंगे 830, कितना हो गया? मल्टीप्लाई 7,000 इंटू 830, 830 ना, 58 लाख 10,000, ठीक है। ठीक है, तो वो जो क्या बोलेगा बिल्डर कि मैं 58 लाख रुपीज़ 10,000 प्लस गवर्नमेंट चार्जेस,
ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो रेट है इसमें हम लोग सब एडजस्ट मार देते हैं। इसमें अपन डाल देते हैं फ्लोर राइस, इसमें हम लोग डाल देते हैं क्लब मेंबरशिप, इसमें हम लोग डाल देते हैं क्या है, फ्लोर राइस हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, फिर उसके बाद में सोसाइटी हो गया, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस होता है। सोसाइटी का जो फॉर्मेशन करते हैं उस पे एक 1.5 लाख रुपए हर एक मेंबरशिप देना पड़ता है। तो वो सारे चार्जेस होते हैं। वो सारा चार्जेस मतलब खाना बिल्डर बोलता है ऐसा मत खिलाओ कस्टमर को, घुमा के ऐसा खिलाओ। तो वो क्या करता है सारे ये चार्जेस डाल देता है। बट मेन जो चार्जेस होते हैं, मेन जो बात हुई है वो तो ये पर स्क्वायर फीट पे ही हुई है ना सर। बट ये जो बिल्डअप के साथ इनको होता है या फिर कारपेट? बिल्डअप। कोई भी चीज़ कारपेट से मल्टीप्लाई नहीं होती है, सारी चीज़ें बिल्डअप से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। क्लब मेंबरशिप, सोसाइटी, लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस। हाँ, अभी किसी को कोई डाउट बंद किया नहीं ना? किसी को कोई डाउट, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे क्लब हाउस समझ में नहीं आया, मेंबरशिप समझ में नहीं आया, मुझे ये जो चार्जेस कितने होते हैं वो समझ में नहीं आया। ये जो होता है ना, इसको हम लोग ऐसा दिखा देते हैं कि ये है बेसिक रेट। एग्जाम्पल को वहाँ से एक कॉस्ट शीट लाओ। ठीक है, कॉस्ट शीट है ये। अभी देखो इसमें रेट दिया हुआ है, ये है उसका बेसिक रेट। नहीं आ रहा ना इसमें? वो आ गया ना प्रोजेक्ट का, कट कर लेंगे तो। अब देखो रेट जो होता है ना, ये है बेसिक रेट। ठीक है, 2,64,000। अब इसको बेसिक रेट को तुम डिवाइड करोगे बिल्डअप एरिया से 576, तो आपको ना आपका बेसिक रेट आ जाएगा। उस पर आपके डेवलपमेंट चार्जेस इतने लगाए। ठीक है, ये लगा दो या फिर क्या मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुमको तो समझ में आया, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, लीगल, ये समझ में आ गया टोटल। हाँ, ये जो है अपने चार्जेस। एग्रीमेंट वैल्यू क्या होता है? टोटल इसको एग्रीमेंट वैल्यू मतलब हम लोग जो गवर्नमेंट को जो वैल्यू बताते हैं कि हम अपना फ्लैट इतने में हमने खरीदा है, कितने में हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट वैल्यू मतलब कितने में आप खरीद रहे हो सामने वाले से। मैंने बोला मैंने फ्लैट खरीदा 50 लाख में, मतलब 50 लाख का मैंने एग्रीमेंट वैल्यू किया है, और उसमें मेरे को टैक्सेस 50 लाख के हिसाब से 12% देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने 50 लाख किया तो 12% जाएगा। वही मैंने बोला एग्रीमेंट वैल्यू मेरा एग्जांपल 50 लाख का है, तो 12% गया। वही मेरा एग्रीमेंट वैल्यू 40 लाख का है, तो मेरा जो टैक्सेस गया वो गया 9%। एक्चुअल में 9% नहीं गया, एक्चुअल में ये गया टैक्सेस। स्टैम्प ड्यूटी 7%, जीएसटी 1%, लीगल चार्जेस 10,000, समझ में आया? रजिस्ट्रेशन चार्जेस 30,000, ये टैक्सेस गया। पार्किंग का अलग से चार्जेस होता है 3 लाख रुपए। अब ये देखो डेवलपमेंट चार्जेस और क्लब मेंबरशिप। क्लब मेंबरशिप लोग क्या करते हैं, बेसिकली 1 लाख रुपए डाल देते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रहता है, जो भी XYZ रहेगा। एग्जांपल बोला मेरे को 50 रुपये पर स्क्वायर फीट लेना है डेवलपमेंट चार्जेस। बिल्डर ने बोला मुझे 50 रुपये पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट चार्जेस लेना है, तो वो 50 रुपये लेता है। ठीक है, अब 50 रुपये इंटू कितने स्क्वायर? 576 करो, बिल्डअप एरिया करो, आपको आ जाएगा 17, जो भी है XYZ। तो ये इस तरह से आपका पूरा कैलकुलेशन होता है। अभी आपके लिए होमवर्क क्या है
कि आप अपने हिसाब से आप अलग अलग वैल्यू लो। जैसे एग्जांपल 40 लाख ले लो, एक फ्लैट का बोलो कि मैंने फ्लैट खरीदा है, एग्जांपल मैंने आपको आपको मैं 5 सिनेरियो दे देता हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसमें मेरे को कोई 12% और 9% डाल के नहीं देगा, ये आपके सब अलग अलग लिखना है। हाँ सब अलग अलग लिखना है, ठीक है। एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि फ्लैट का जो कॉस्ट है वो है 60 लाख, मैंने एग्रीमेंट वैल्यू किया 35 लाख का, ठीक है। अब मेरे को टोटल फ्लैट कितने में पड़ा, फ्लैट का वैल्यू है 25 लाख, मैंने एग्रीमेंट वैल्यू किया 22 लाख का, मेरे को फ्लैट कितने में पड़ा, अभी आपको मेरे को निकाल के देना है। सर मतलब अगर कोई फ्लैट मान के चलिए 70 लाख का है, ठीक है, और मतलब कोई कस्टमर मैं एक आपको मैं एक कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ्लैट कॉस्ट 60 लाख, एग्रीमेंट वैल्यू 35, तो मैं 35,000 10,000 लाख, ठीक है। अब इसमें मैंने प्लस क्या किया, फटाफट लीगल चार्जेस प्लस किया, कितना किया 10,000 सर जो अमाउंट है तो लीगल, हाँ। रजिस्ट्रेशन कितना किया 35 है, मतलब 1% मैं करूँगा खाली, क्योंकि 35 का 1% नहीं करूँगा, 30,000 मैक्सिमम 1% होता है या मैक्सिमम 30,000 होता है, तो मैं पकड़ूंगा इधर 30,000, ठीक है। लीगल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब 35 लाख की 7% कितना होता है 35 लाख का, कैलकुलेट करूँगा मैं फटाफट कैलसी निकाल के। 35 लाख करूँगा इंटू 7% करूँगा, मेरे को 7% का वैल्यू आ जाएगा, इंटू 7% करूँगा, बस 2,45,000 ऐसा लिखना है। 30 देखो ऐसा लिखना है 35,000 10,000 लाख इंटू 7% पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको 2,45,000 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका स्टैम्प ड्यूटी। यस। अभी अपना 35 मतलब एग्रीमेंट वैल्यू 44 के नीचे है ना, तो जीएसटी लगेगा 1%, 35 का 1% मतलब 35,000। 35,000। अभी मैंने पूरा कैलसी मारा, अब फटाफट इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, ऐड करूँगा सबको। अब ये देखो मैं ऐसा $35,000 10,000 लाख इंटू 7% किया 2,45,000 इज इक्वल टू करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें वो तो ऐसे में दिखाया था क्या करना, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 35,000 10,000 लाख, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 25,000 कितना हो गया 3820 20,000। तो ये एग्रीमेंट वैल्यू हो गया टोटल। ये आपका एग्रीमेंट वैल्यू है। ऊपर का जो 60 लाख का जो बाकी पेमेंट है वो आपका कितना होता है 35 माइनस 60 35 माइनस 60 20 40 25, ये आपका लोन है। अच्छा ये आपका 38 लाख 20,000 प्लस 25,000 10,000 लाख, टोटल कितना गया 6,32,000। नहीं 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 समझा नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें कितना करना है 60,000 10,000 लाख, ठीक है, माइनस 38 लाख 20,000 कितना हुआ 21 लाख 80,000, ठीक है। तो 38 लाख 20,000 प्लस 6 लाख। ये आपका 60 लाख हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल फ्लैट कॉस्ट है। 60 लाख फ्लैट कॉस्ट कितना होगा, बट ये क्या है, ये क्या है, ये सब चार्जेस है,
टोटल कितना रहता है, समझे। कस्टमर ने बोला कि राउंड फिगर 60 में कर दो, तो आपको वो 60 में जो कर दो उसने बोल दिया ना, तो आपको सब कैलकुलेशन करके उसको देना है कि 60 लाख में आपका ऐसा बैठ रहा है। तो आपको होमवर्क क्या है, 65 लाख का फ्लैट है, एग्रीमेंट भी 65 लाख का है, ठीक है। 65 लाख का टोटल फ्लैट है, एग्रीमेंट एग्जांपल 60 लाख का। 44 लाख का फ्लैट है, इसका आपका एग्रीमेंट वैल्यू है 22 लाख, ठीक है। 98 लाख का फ्लैट है, एग्रीमेंट वैल्यू है 44 लाख। 44 lakhs. 21 लाख का फ्लैट है, एग्रीमेंट वैल्यू है इसका 14 लाख, ठीक है। एक करोड़ 5 लाख का फ्लैट है, एग्रीमेंट वैल्यू है इसका 65 लाख, ठीक है। ये आपका पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा सिनेरियो। ये मेरे को पूरा रफ फिगर में कितना टोटल बैठ रहा है एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से, ये सब मेरे को आप अभी मेरे को लिख के दोगे, और जब आप ये पूरा दे दोगे प्रॉपर, अगर आपने सब सही कर दिया अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, तो समझ जाओ यू आर 90% क्वालिफाइड इनटू रियल एस्टेट। दैट्स इट, वी आर डन फॉर टुडे।